सब्सक्राइब करें हमारे चैनल HRK स्टूडियो को और लेटेस्ट अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं अबू हुज़ैफ़ा और आप देख रहे हैं HRK स्टूडियो। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में होने वाले जो इंट्रेंस टेस्ट इकोनॉमिक्स में MA और MPhil के बारे में। पहले हम उसके सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, फिर किस किस एरिया से हमें उठाने हैं, कहाँ कहाँ से हम तैयारी कर सकते हैं और उसके बाद कौन कौन सी बुक हैं जो रेफरेंस के तौर पे हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली हम ये वीडियो इस वजह से बना रहे हैं ताकि आपको पता चल सके, जो लोग भी तैयारी करें, कि इस एग्ज़ाम को इकोनॉमिक सब्जेक्ट में आप कैसे क्रैक कर सकते हैं। हमारे साथ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में ही पढ़ने वाली इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं चाहता हूं मैम कि पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए ताकि हमारे देखने वाले को पता चल सके कि आपके बारे में। मेरा नाम अदीना है। मैं यहाँ से PhD कर रही हूँ इकोनॉमिक्स में। इससे पहले मैंने यहीं से MPhil किया है और उससे पहले MA भी यहीं से किया है। ये तो था इनका इंट्रोडक्शन। अब मैं सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अभी जैसा कि इस साल का थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है, सिलेबस के बारे में थोड़ा सा आप बता दें कि उसमें चेंज हुआ है या फिर नहीं हुआ है, क्योंकि एग्ज़ाम चेंज हो चुका है। पहले सब्जेक्टिव था, अब ऑब्जेक्टिव आने वाला है। अगर हम सिलेबस को देखते हैं तो सिलेबस में बेसिक जो मास्टर्स के लिए जो एग्ज़ाम पोस्ट ग्रेजुएशन का जो एंट्रेंस टेस्ट है वो पूरा ग्रेजुएशन बेस्ड वो है सिलेबस है। तो उसमें आपका आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक्स और फिर इंटरनेशनल ट्रेड, ग्रोथ थियोरी, पब्लिक फाइनेंस, जो हमने सारे ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ होता है। अगर हम अब कोर्स वाइज देखें तो माइक्रो में आपको देखना होगा कि कंज्यूमर डिमांड पे फोकस करना होगा, फिर आप प्रोडक्शन थियोरी, फिर मार्केट स्ट्रक्चर और जो आपके ऑप्टिमाइजेशन वाले प्रॉब्लम्स है उन पे देखना होगा। फिर मैक्रो में देखेंगे तो आपको होगा कि बेसिक स्कूल ऑफ थॉट्स है, उन पे आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। फिर आपके ISLM मॉडल पे और एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई पे इनके जो क्वेश्चंस आते हैं वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। सो आपका अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगा तो आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं। फिर अगर हम देखें मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसके काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें अगर आप सेट्स के क्वेश्चन देखेंगे, फंक्शंस वाले क्वेश्चंस होंगे वो और फिर आप इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। फिर फिर आपका ग्रोथ में आपके फिर हेरेडोमर, सोलो, यही इन लुइस जो बेसिक मॉडल्स हैं उनके भी क्वेश्चंस आते हैं। फिर अगर हम देखें इंटरनेशनल ट्रेड में तो वहाँ भी जो हमने रिकार्डो या कंपैरेटिव थ्योरी, फिर हेक्सचर-हॉलन थ्योरी, ये जो बेसिक थ्योरीज है उनसे क्वेश्चंस आते हैं। फिर पब्लिक फाइनेंस में हम बजटरी और टैक्सेशन पे एक दो क्वेश्चंस देखते हैं और स्टैटिस्टिक्स पे आते हुए तो हम स्टैटिस्टिक्स में जो क्वेश्चंस देखते हैं वो पर्टिकुलरली फोकस्ड होता है प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस में और दूसरे क्वेश्चंस आते हैं। बट प्रोबेबिलिटी के काफ़ी सारे क्वेश्चंस लास्ट ईयर्स पेपर देखेंगे आप तो आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आप अगर थोड़ा उन पे ज़्यादा ध्यान दें तो आपके काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। ये तो रहा जो पोस्ट ग्रेजुएशन के एंट्रेंस एग्ज़ाम का। फिर अगर हम MPhil में जाएंगे तो MPhil में आपका जो इकोनॉमेट्रिक्स के क्वेश्चंस होंगे वो थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि आपको ये रिसर्च मेथडोलॉजी में चाहिए। तो उस पे आप उसके काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं, तो उसके आपको अच्छे से पढ़ना होगा। फिर बाकी मैथ्स के क्वेश्चंस आते हैं। फिर जो मैक्रो की बेसिक जो क्वेश्चंस होंगे वो आते हैं। पैटर्न की जब बात करें तो एक CSP में पहले भी ऑब्जेक्टिव होता है, तो आप पहले वाले क्वेश्चंस रेफ़र कर सकते हैं। और दूसरे सेंटर्स में सब्जेक्टिव आता था पहले, अभी ऑब्जेक्टिव हो गया है। तो आपको क्या करना है कि आपको एक अगर क्वेश्चन पेपर देख ले लास्ट ईयर्स के तो आपको पैटर्न का अंदाज़ा होगा। बस वही क्वेश्चंस आपको अपना ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में आएगा, जिससे आपको आसानी होगी कि कौन से सिलेबस में कौन से चीज़ पे फोकस ज़्यादा करना होगा। ये बात इतना होगा तो आपका हो जाएगा।
ये तो आपने डिटेल में बताया कि किस सेक्शन से और किस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं। एक सवाल जो जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो जो नया स्टूडेंट होते हैं न्यू, उनके लिए जहन में एक रहता है कि किस तरह से तैयारी करें। मटेरियल बहुत सारे होते हैं और बहुत सारी बुक्स भी होती हैं। तो आप जब तैयारी कर रही थी, आपने जब ये एग्ज़ाम यहाँ पे क्वालिफ़ाई किया, तो किस तरह से आपने अपनी स्ट्रेटेजी वगैरह बनाई थी और कैसे उसको क्वालिफ़ाई किया, ये जानना चाहते अगर आप जो ग्रेजुएशंस के आपके जो रीडिंग्स होते हैं या बुक्स होते हैं उनको रेफ़र करें तो वो सही रहता है, क्योंकि आप ऑलरेडी एक बार पढ़ चुके होते हैं तो आपको आइडिया रहता है। उनको फिर से रिवाइज़ कर लें और उन्हीं टॉपिक पे फोकस करें जो क्वेश्चंस आते हैं, तो आपका हो जाता है। अगर फिर भी आपको कुछ बुक्स पर्टिकुलर स्पेसिफिक पढ़ना है तो आप माइक्रो के लिए वेरिएंट देख सकते हैं, फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए आप फ्रॉयन देख सकते हैं या मैनक्यू देख सकते हैं, और फिर अगर आप मैथ्स के लिए मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक्स के लिए आप सिचेटर को रेफ़र कर सकते हैं। ये सारे बेसिक बुक्स हैं जो आप, और फिर इंटरनेशनल ट्रेड के लिए आपके पास सेल्वाडोर है या क्रूगमैन है, ये बुक्स अगर आप रेफ़र कर सकते हैं। बाकी मेरा तो यही सजेशन है कि आप अपनी ग्रेजुएशन में जो भी बुक्स आपने रेफ़र की हो या रीडिंग, वही आप फिर से देखिए, फिर से रिवाइज़ करें और उसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी की कोशिश करें, तो ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा होता है। जैसा कि मैम ने बताया कि इनके डिपार्टमेंट में जेएनयू ने अपना प्रोस्पेक्टस में जो चेंज लाया है एग्ज़ाम में कि सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव, लेकिन इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में ये पहले से ऑब्जेक्टिव ही था। एक सेंटर में हाँ, एक सेंटर में। तो आपको जो बैक पेपर प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो जेएनयू की वेबसाइट पे मिल जाएंगे, आप उसे डाउनलोड कर लें और उसके बाद वो पैटर्न वहाँ से समझने की कोशिश करें कि जिस तरह से मैम ने बताया। वो लोग जो एमफिल की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम देने के बाद उन्हें एंट्रेंस में आना है तो उनका वाइवा भी होगा, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि उन्हें सिनॉप्सिस लेकर आना होगा किस टॉपिक पे, तो सिनॉप्सिस का थोड़ा सा स्ट्रक्चर बता दीजिए न्यू स्टूडेंट के लिए। सिनॉप्सिस का, जब आप सिनॉप्सिस तैयार करते हैं तो एक पहले तो टॉपिक होता है डिसाइड करना। आप टॉपिक डिसाइड कर चुके होंगे तो फिर आपका एक फॉर्मेट में होता है सिनॉप्सिस को तैयार करना, जिसमें आप इंट्रोडक्शन देते हैं, फिर लिटरेचर रिव्यू देते हैं, फिर आपका बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, और फिर जो क्वेश्चन फिर डेटा सोर्स एंड मेथडोलॉजी, क्योंकि इन सब पे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब आप वाइवा होता है। क्योंकि ये इसलिए ज़रूरी नहीं होता है कि आप यही टॉपिक बाद में कंटिन्यू करें, बट ये आपकी एनालिटिकल माइंडसेट को चेक करता है कि आप कैसे रिसर्च को किस तरह देखते हैं, कैसे आपकी एनालिटिकल स्किल्स को, तो आप इन पे फोकस करें। और डेटा सोर्स और मेथडोलॉजी अगर आपका थोड़ा क्लियर होता है तो ये एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। हाँ, एमफिल के स्टूडेंट के लिए ही एक और क्वेश्चन कि जब यहाँ पे इंटरव्यू में लोग आते हैं तो यहाँ की जो फैकल्टी है जो आप फेस करते हैं, तो वो इन्वायरमेंट वहाँ पे कैसा रखता है जब आप फेस करते हैं, किस तरह से वहाँ पे आप क्या सजेशन देना चाहेंगी? इन्वायरमेंट टीचर्स का कैसा रहता है, किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो पहले से माइंड प्रिपेयर करके आएँ? वो इंटरव्यू का जो पैनल होता है, इन्वायरमेंट बहुत फ्रेंडली होता है, बहुत सपोर्टिव होता है, आपको बिल्कुल नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने सिनॉप्सिस को अच्छे से प्रिपेयर करें और अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखें और थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग हो तो आपका बहुत आसानी से जाता है। अगर आपको कोई क्वेश्चंस नहीं भी आता है तो आप बोल सकते हैं कि आपको इनके बारे में पता नहीं है। वो बिल्कुल इन्वायरमेंट इंटिमिडेटिंग नहीं होता है, बहुत सपोर्टिव होता है, आप आराम से इंटरव्यू दे सकते हैं। एक सवाल और कि जैसे जो हम सिनॉप्सिस तैयार करते हैं तो उसमें किस तरह के टॉपिक हम लेकर आएँ, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम आ रहे एमए से डायरेक्ट एमफिल के लिए, तो आइडिया हमारे पास नहीं होता। हम अपने सीनियर से या टीचर्स वगैरह से पूछ करके, जैसे आपका एक्सपीरियंस है, आप ऑलरेडी पीएचडी में हैं, तो किस तरह के टॉपिक हम इंटरव्यू के लिए लेकर आएँ, वो टॉपिक जो अभी चल रहे हैं डिपार्टमेंट में या हर जगह कि हाँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही फेमस है, उनको लिया जाए, या इस तरह के टॉपिक हम ले सकते हैं जिसमें हमने थोड़ा बहुत पढ़ा रखा है, या क्या? टॉपिक चूज़ करते वक्त आपको दोनों चीज़ का ध्यान रखना होता है कि ये रेलेवेंट भी हो और आपका इंटरेस्ट भी हो। इंटरेस्ट होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप
अगर इस टॉपिक को कंटिन्यू करना चाहे तो आपके लिए बहुत लंबा टाइम होता है उस रिसर्च पे काम करने का, तो इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप बोर हो जाएंगे और उस पे काम करना मुश्किल हो जाता है। और रेलेवेंट भी होना चाहिए, क्योंकि अगर आप रेलेवेंट होता है तो आप उसको पब्लिकेशन और पेपर प्रेजेंटेशन इनमें आपको आसानी होती है। तो मैं सजेस्ट करूँगी तो आप दोनों चीज़ को ध्यान में रखें, रेलेवेंस भी और आपका इंटरेस्ट भी। उन लोगों के लिए जो एमए की तैयारी कर रहे हैं, आपने बहुत सारे बुक्स का नाम बताया, उसके अलावा एरिया बताया। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, इनके मटेरियल और कहीं से मिल सकते हैं, नेट से या कोई यूनिवर्सिटी ऐसी जहाँ पे इस तरह से हमें मिल जाए जिससे इसकी तैयारी करने में हमें हेल्प हो सके? आपके जहन में अगर कुछ हो तो ज़रूर बताएं। मैं तो मैंने बताया कि अपने जो पहले ग्रेजुएशंस के जो रीडिंग होते हैं वही आप रेफ़र करें तो सही रहता है उसमें। बाकी तो आप ये जो मैंने बुक्स बताए वो अवेलेबल होते हैं, आप कब कहीं से भी ख़रीद सकते हैं, ये नॉर्मल बुक्स है। और अगर ये बुक्स नहीं भी मिले तो कोई भी अगर मैक्रो की बेसिक बुक्स होंगी या मैथमेटिकल मेथड्स की जो बेसिक बुक्स होंगी वो आप रेफ़र कर सकते हैं। बट आपको ये ध्यान में रखना होगा कि उसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे और थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग हो। इन स्पेसिफिक जो मैंने बुक्स बताए वो तो DU में यूजुअली रेफ़र किए जाते हैं। बाकी अब अपने कॉलेज जो अपने फ्रेंड्स से जो भी बुक्स लेके आप पढ़े तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे लगता है। ऐसी कोई बुक है इकोनॉमिक्स के फील्ड में कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए स्पेशल एग्ज़ाम के प्रिपेयर के लिए बनाई गई हो? क्या आपके नॉलेज में ऐसी कोई बुक है जो अगर हो तो स्टूडेंट को फ़ायदा हो सके, या फिर आप इग्नो या ऐसा कुछ कहीं से मटेरियल वगैरह? एक्चुअली ऑब्जेक्टिव के लिए कोई ऐसी बुक तो होती नहीं है, बट अगर देखा जाए तो अब UGC नेट की जो बुक होती हैं वो थोड़े ऑब्जेक्टिव पैटर्न्स में वो क्वेश्चंस होते हैं, तो आप उनको रेफ़र कर सकते हैं क्योंकि वो थोड़ा ईजियर रहता है आपके लिए। वरना बाकी तो मैं ये सजेस्ट करूँगी इन सब से कि आप लास्ट ईयर के पेपर जितना हो सके आप वो सॉल्व करें, फिर उससे आपको एक कॉन्फिडेंस भी मिलेगा और दूसरा आप एक पैटर्न को समझ भी जाएंगे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और आपको कैसे सॉल्व करना है। ये जो इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम है, इसमें इंटरनेट का कितना हम यूज़ कर सकते हैं? क्या इंटरनेट पे मटेरियल अवेलेबल हैं कि अगर किसी के पास बुक ना हो या कुछ ऐसे एरिया में हो जहाँ पे उन्हें बुक ना मिल पा रही हो, तो क्या उन्हें नेट से कितना फ़ायदा मिल सकता है? नेट से हाँ, अगर आपके पास बुक नहीं हो, आप डायरेक्ट नेट का यूज़ करना चाहे तो आप टॉपिक को लेके उसको सर्च कर सकते हैं और या आप उनके वीडियोस दे सकते हैं ताकि आपको वो टॉपिक समझ में आए और अगर ऐसे क्वेश्चंस आए तो कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसे आई थिंक बहुत सारे वीडियोस होते हैं जो टॉपिक वाइज आपके क्यूरीज़ को सॉल्व करते हैं और आपको समझाते हैं, जिससे आपको वो अंडरस्टैंडिंग उस लेवल तक हो सकती है आपकी। तो मैम ने जो बताया तो इससे मैं ये समझ रहा हूँ कि आप पहले सिलेबस पे जाइए, सिलेबस में देखिए अगर आपके पास बुक नहीं है, जो मैम ने बताया अवेलेबल नहीं है, आपके पास बुक है तो अच्छी बात है, नहीं है तो उन सारे को स्टेप बाय स्टेप नेट पे सर्च कीजिए। मैम के हिसाब से जैसे कि बहुत सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे जिससे आपकी कंसेप्ट क्लियर हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें आप नेट का भी सहारा ले सकते हैं। इसके अलावा जो बुक बताई इग्नो के और UGC के जो मटेरियल्स हैं वो आपको यहाँ पे हेल्पफुल हो सकते हैं। कल सिलेबस के बारे में, बुक्स के बारे में और किस तरह से हमको स्ट्रेटेजी वगैरह बनानी है MPhil की तैयारी और MA की तैयारी। मैं आखिर में आपसे ये जानना चाहता हूँ, अगर आपका कोई सजेशन हो उन लोगों के लिए जो अभी तैयारी कर रहे हैं, JNU की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, तो ज़रूर बताएं। मेरा तो यही सजेशन है कि हम दिमाग में बहुत सोचते हैं कि JNU का एग्ज़ाम बहुत डिफ़िकल्ट होगा या नहीं हो पाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर जो भी आप पढ़ेंगे फोकस तरीके से पढ़ेंगे तो आपका हो जाएगा। और मेरा यही सजेशन है कि आप लास्ट ईयर के पेपर सॉल्व करें और जो कंसेप्चुअल अगर क्लैरिटी नहीं हो उसको क्लियर करें और फिर जो बचा हुआ टाइम है उस पर अच्छे से पढ़ ले तो आपका चांसेस बहुत अच्छा रहेगा। और मैं यही जो भी एस्पिरेंट्स हैं मैं उनको बेस्ट विशेस देना चाहूँगी। तो मैम ने जैसा कि बताया आप लोगों के लिए, जो भी देख रहे हो, जो तैयारी कर रहे हैं, कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है और JNU
के बारे में सोच के ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन आएगा। आप अपना जो टाइम बचा हुआ है उसका अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए। ये टाइम 1 महीने या 1.5 महीने का है, तो उसे अच्छे से यूज़ कीजिए। और उसके बाद मैम ने जैसा आपको विश किया है, मैं भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का अच्छा सिलेक्शन हो, अच्छे नंबर आए। इसी के साथ इस प्रोग्राम को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया।